गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में नया टॉपिक जिसका नेम है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। यहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मतलब ये है, सबसे पहले हम करंट डेंसिटी से समझते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एरिया से कितना फ्लक्स, कितना करंट बाहर जा रहा है, उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। और यहाँ इसके नाम के आगे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से मीन्स है कि उसके जाने की संभावना कितनी है, तो इसलिए इसका नाम है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, राइट। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग हमने इससे पहले टॉपिक्स में पढ़ा था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हुआ है वो क्लास बीएससी के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स थर्ड ईयर में पढ़कर आया है उस टॉपिक को, तो वहाँ से हम यहाँ से उसे लेते हैं फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहां से हम देखते हैं कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई प्लस में v साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल t, और ये लेते थे हम साई, जिसे हमने कहा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है वो टाइम डिपेंडेंट के ऊपर है। देखिए यहाँ पे ये टी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई। जहाँ पर जो साई है वो एक वेव फंक्शन है और यहाँ पर ये इस पर आधारित है। लेट इसको नाम दिया हम लोगों ने एक इक्वेशन नंबर 1। अगर इस इक्वेशन का एक कॉन्जुगेट लेते हैं, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बच्चों अगर इसका एक कॉन्जुगेट अगर हम लेते हैं तो आपको वो आएगा, कॉन्जुगेट लिखने पर आपको मालूम है कि ये जो साई है उस पर एक साई का स्टार लगा देते हैं, तो ये आएगा कितना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस v साई स्टार इज इक्वल टू, आप लोग सभी जानते हैं कि जो आयोटा है वो कन्वर्ट होकर माइनस में आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए लिखा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी, जिससे आपके पास इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमारे पास में हमने देखा कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ली हमने, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा है और उसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को इसके साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को हम साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों एक ही वेव फंक्शन के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। तो हमने लिखा
मल्टीप्लाई साई स्टार इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? साई स्टार से। तो इसमें सब साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? साई स्टार माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, और ये कितना आ गया? साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन में डेल टी। सिंपल। इसको अब तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर साई स्टार पहले आ रहा है और साई बाद में आ रहा है, तो साई स्टार को और साई को इनके फॉर्म में ही लिखना है। जो पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम बाद में ही लिखने वाले हैं, जिससे आपकी इक्वेशन बनती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई। इस साई स्टार को हम इसके अंदर ले जाते हैं और यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस साई स्टार वी साई, राइट। अब इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, और इसमें लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं आयोटा एच क्रॉस, यहाँ लिखा हमने साई स्टार, और ये क्या बन गया? डेल साई अपॉन में डेल टी। बच्चों इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 देने के बाद में अब जस्ट इक्वेशन नंबर 2 में साई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है? साई स्टार के फॉर्म में है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं? साई का। तो हमने लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई साई इन 2, मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? साई से। तो ये क्या बनने वाली है? देखिए इस पे ना, यहाँ जब साई से अगर बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ साई जो है वो बाद में आ रहा है, तो यहाँ भी इसके बाद वाले भाग में करते हैं ताकि ये एक जैसी सिचुएशन रहे। तो यहाँ लिखा हमने माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार, और यहाँ क्या लगा दिया? साई बराबर। इसको अगर साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी पीछे ही करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी, और ये कितना आ गया हमारे पास में? साई आ गया। देन स्टूडेंट्स अब इसको तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई स्टार साई। यहाँ इस साई स्टार को एज इट इज रहने दिया, इस साई को पीछे से लेकर आ गए हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं प्लस वी साई स्टार, और ये कितना आ गया? साई आ गया। सेम इसको एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ लिखेंगे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, और ये लिखा हमने साई, और इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी कुछ नहीं किया, जस्ट 2 इक्वेशन ली हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिया है और इक्वेशन नंबर 2 उसका एक कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। जिसको लेने के बाद में इक्वेशन नंबर 1 को हमने साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने किससे कर दिया? साई से कर दिया। स्टूडेंट यहाँ जो इक्वेशन आई है हमारे पास 3 और 4, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद आने वाली इक्वेशन से आपको दिख रहा है वो दोनों किसके फॉर्म में आए हैं? साई स्टार के और साई के फॉर्म में आए हैं, राइट। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं?
इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने लिखा इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, इसको इसमें से हटाने पर, घटाने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, तो देखिए क्या आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m वो लिया साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। क्लियर। एच स्क्वायर अपॉन 2m वालों को साथ लिख लिया और यहाँ प्लस में साई स्टार वी साई माइनस वी साई स्टार साई बराबर आयोटा एच क्रॉस वाली टर्म को हमने एज इट इज लिख लिया। तो यहाँ आएगा कितना, आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। राइट। अब देखिए बच्चों होगा क्या, ये सब एक दूसरे में से घट नहीं सकते हैं, कैंसिल हो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे देखते हैं साई स्टार डेल साई और वी साई स्टार साई को, बच्चों इसको देखने से हमें पता चलता है कि आप जानते हैं कि ये एक पोटेंशियल की राशि है और जो पोटेंशियल जो होता है उनको एक दूसरे में से क्या कर सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अतः यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये दोनों इससे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। रिमेनिंग जो आपके पास पार्ट रहा वो क्या रहा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, ये बराबर आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन में आ गया यहाँ पे क्या, डेल टी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात हमारी। तो अब क्या करते हैं, इस एक एच स्क्वायर से इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या रहता है स्टूडेंट्स, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m। ठीक है, और इसमें से एक डेल को बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार बराबर आयोटा डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई। ये हमने कैसे लिखा है, देखिए इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख दिया, आयोटा बाहर ले लिया, ये डेल अपॉन डेल टी साई स्टार साई है, तो सबसे पहले इसको साई स्टार को रखेंगे, साई का करेंगे, और फिर साई को रखेंगे और साई स्टार का करेंगे। ये डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख लिया। तो अब आपके पास में ये क्या बचता है, यहां से माइनस एच क्रॉस अपॉन में 2m। बच्चों इसका आयोटा इसके नीचे ले आते हैं और हम लिख सकते हैं आयोटा। क्लियर। तो ये क्या आएगा आपके पास में, डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इज इक्वल, आयोटा इसका नीचे आ ही गया है तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल अपॉन में डेल टी साई स्टार साई। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में माइनस का साइन है, ये प्लस का है, इन दोनों को हम क्या करते हैं अब एक साथ लिख लेते हैं।
जब इनको एक साथ लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर, h क्रॉस 2m आयोटा डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार प्लस, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी साई स्टार, और ये क्या लिखा आपने, साई। जिस साई स्टार साई को आप मॉड ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, किसका, साई का। अगर मैं इसको एक नाम दे देते हैं रो, क्या बोला इसको हमने, एक नाम रो। यहां पर जो रो है उसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, और इसे एक नाम दे दिया एस, राइट। इस एस और यहां लगा देते हैं वेक्टर। बच्चों इस एस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, राइट। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। जिससे आपके पास में क्या बनता है, अगर ये डेल है बच्चों, एस यहां पर भी है, इसके साथ है ये पूरा ऐसे ना, और ये रो इसके साथ है। अगर इस डेल को, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस डेल को हम बाहर ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपके पास में डेल एस इस वेक्टर प्लस डेल ये वाला रो अपॉन में डेल टी बराबर 0। तो आपके पास में ये एक नई इक्वेशन आती है, डेल डॉट एस वेक्टर प्लस में डेल रो अपॉन डेल टी बराबर में 0। इस इक्वेशन को हम एक नया नाम दे देते हैं और उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। स्टूडेंट ये जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन है ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईडी में भी आती है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी आती है कंटिन्यूटी की इक्वेशन। क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा है कि आपके पास में क्या आया है फॉर्मूला, डेल डॉट एस वेक्टर प्लस में डेल रो अपॉन डेल टी बराबर में 0, जिसे आपने क्या बोला, कंटिन्यूटी इक्वेशन। जहां अगर हम देखते हैं वेयर ये जो एस वेक्टर है, ठीक है, एस वेक्टर की वैल्यू देखो आपने क्या क्या ली है, इसे बोला हमने क्या, एच क्रॉस अपॉन में 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। क्लियर। जहां ये जो एस वेक्टर है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आयोटा आयोटा से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा और यहाँ सिंपल आएगा आयोटा, तो ये क्या बन गया आपके पास में, माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन में 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, एस वेक्टर की वैल्यू आ गई है। जिस एस वेक्टर को नाम से बोला जाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब आपके पास में कभी भी ये अगर पूछा जाए कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो आप इसको यहाँ से लिख ही देंगे। अगर अब आप लोगों से पूछा जाए कभी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो आप उसको यहाँ से लिख ही लेंगे। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को हमेशा याद होना चाहिए,
कि एस वेक्टर बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब हम बात करते हैं, हमने जो इस रो को माना है, यहाँ रो क्या है, साई स्टार साई। तो इस रो से आप लिख सकते हैं रो को, रो बराबर साई स्टार साई इज इक्वल टू, जिसे आप बोल सकते हैं साई स्क्वायर। जिससे इसको साई स्क्वायर बोला, हम इसे एक नाम दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या नाम दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, इससे पहले एस वेक्टर पढ़ा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है साई, उसका सिर्फ मॉड स्क्वायर करना है। क्लियर? या फिर स्टूडेंट्स, हम इसमें ये वाली बात भी कह सकते हैं कि आपने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं। अब एक हमने पढ़ा कंटिन्यूटी इक्वेशन, सेकंड पढ़ी अपन लोगों ने कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, और थर्ड पढ़ा है हमने कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है। जो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिंपल आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट कीजिए, या फिर इनसे रिलेटेड कुछ भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो बोला था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो वो आप ध्यान हमेशा रखें कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कभी भी रियल नंबर की नहीं होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है। ठीक है? अगर हम एक रियल नंबर की बात करते हैं, तो जो रियल नंबर है वो कभी भी वेव्स नहीं बनाती हैं। ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं किसी भी आयोटा वाले टर्म की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी भी आयोटा वाले टर्म की, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, बच्चों ये जो आयोटा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा फेज को रिप्रेजेंट करता है। ये आयोटा फेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि उस पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होगी, वेव होगी। अगर कहीं भी आपको आयोटा दिख जाए तो आप कहेंगे ये फेज है, और फेज है तो उससे एक वेव बनती है। अब जब उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी तो वो पर्टिकुलर एरिया से क्या होगी, बाहर जा सकती है, और इसी वजह से उसके बाहर जाने की संभावना भी होगी। कहने का मतलब है कि आयोटा वाला जो पार्ट होता है वो एक फेज को रिप्रेजेंट करता है, जिससे एसोसिएटेड एक वेव होती है, और अगर उससे वेव है तो उसके बाहर जाने की कुछ ना कुछ एक संभावना है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। मतलब कि पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट बाहर जा रहा है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है। ठीक है? अगर हम बात करें कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो और वो क्या हो, एक रियल नंबर हो, बच्चों रियल नंबर की कभी भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो वेव्स नहीं बनाता, और जब वो वेव्स नहीं बनाता है तो उससे कोई फेज नहीं होगी, और जिसके बाहर जाने की प्रायिकता भी हमारे पास कैसी होगी, 0 होगी। तो हम कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैसी होगी, 0 होती है। क्लियर? आगे चलते हैं इसमें। अब हम अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन थी वो आपके पास कितनी आई थी, डेल डॉट एस वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू 0, ये आई थी हमारे पास क्या, कंटिन्यूटी की इक्वेशन।
तो इस कंटिन्यूटी की इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि इसे हमने लिखा डेल रो अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर एस वेक्टर। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल रो अपॉन डेल टी बराबर माइनस डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर हो गया। अब बच्चों इसका हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड, किसके फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में। तो इसका वॉल्यूम की फॉर्म में इंटीग्रेशन लेने पर हमको पता चलता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल रो अपॉन में डेल टी, और यहाँ लिख दिया क्या, डीवी। ये आ गया फिर माइनस इंटीग्रेशन डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और ये कितना आ गया, डीवी, जिसे हम लिख सकते हैं d बाई डी टी रो dv। यहां हमने इसको बाहर ले लिया और इसे क्या लिख सकते हैं, एज इट इज, ये वॉल्यूम के फॉर्म में है, डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और ये कितना आ गया, dv। स्टूडेंट ये यहाँ पर किसके फॉर्म में आ गया, d बाई डी टी के फॉर्म में, रो dv। अगर मैं इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम इसमें अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम काम क्या करती है, वो वॉल्यूम को एरिया में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इससे क्या आ गया आपके पास में, अगर इस माइनस के साइन को हम वहां भेज देते हैं तो ये क्या देता है, माइनस डी बाई डी टी रो डीवी बराबर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम को किस में चेंज करती है, एरिया में, क्लोज एरिया में। तो ये कितना आ गया, एस एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर। जहां से हम ये वाली जो कंडीशन है वो किससे लेकर आए थे, डेल रो बाई डेल टी से। अगेन हम इसको इसी के फॉर्म में लिख देते हैं और हम यहाँ लिखते हैं माइनस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर में, ये कितना आ जाएगा, फ्लक्स एक्स एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बच्चों इससे बात क्या समझ आई, इस वाली बात से आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, ऐसे ही तो करते थे ना। आपको ध्यान होगा हम फ्लक्स लिखते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको लिखते थे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स में लिखते थे बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर जो ये आया है कंडीशन एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसे हमने यहाँ फ्लक्स के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर ये एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन जो है एस, वो क्या बता रहा है आपको, फ्लक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ जो माइनस का साइन है वो माइनस आप लोगों को बताना चाहता है, ये आप लोग जानते हैं। अभी अभी रो को हमने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर कहीं से फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ जहाँ से फ्लक्स गया है, ठीक है, वहाँ पर किसी भी चीज़ के पाए जाने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या लिखा, एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर माइनस डी रो अपॉन डी टी। इसका मतलब है जहाँ से फ्लक्स गया वहाँ पर उस चीज़ के पाए जाने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस चीज़ के पाए जाने की संभावना, हमने यहाँ एस वेक्टर लिखा है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के पाए जाने की संभावना क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिक्रीज होता है
तो हम क्या कहेंगे, वहाँ से आउट गोइंग फ्लक्स के वो कैसा है, बराबर है। ठीक है, अगर वहाँ से फ्लक्स कम हुआ तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस वाली बात को हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं, तो जिसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि इस वाली कंडीशन के लिए जो लिखते हैं वो ये है कुछ, सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट, सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है सरफेस इंटीग्रल, फ्लो ऑफ वेक्टर। इसका मतलब है देयर इज अ फ्लो ऑफ वेक्टर थ्रू क्लोज is equal to decrease in probability inside closed surface. So it represent probability conservation। मतलब कि ये एक फ्लो ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सरफेस के, जिससे कि वहाँ जो प्रोबेबिलिटी में डिक्रीज हुआ है वो किसके इक्वल रहेगा, फ्लो ऑफ वेक्टर थ्रू दिस क्लोज सरफेस। क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि इसकी जो टर्म है वो किस अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही है। स्टूडेंट, इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए ये वाली बात हम लोगों ने पर्टिकुलर किसी क्लोज सरफेस के लिए बात की है, ठीक है। अगर हम ये वाली बात पूरे स्पेस के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, कंप्लीट स्पेस के लिए, तो देखो क्या होता है। तो कंप्लीट स्पेस के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल स्पेस, ठीक है। तो फॉर ऑल स्पेस, यहाँ पे स्पेस के लिए कितनी हो जाएगी, माइनस dp अपॉन dt इज इक्वल टू s वेक्टर डॉट da वेक्टर, यहाँ लगा दिया s। बच्चों, हम बात किसकी कर रहे हैं, पूरे सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, हम ऑल स्पेस के लिए बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर हम ऑल स्पेस के लिए बात करते हैं तो ऑल स्पेस में हम इसको कितना मान लेते हैं, फ्लक्स को, क्या, 0। क्यों माना, क्योंकि अगर सपोज कीजिए ये पर्टिकुलर आपके पास में पूरा स्पेस है, सपोज कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। फ्लक्स जो है अब पूरे स्पेस की, इससे कहीं ज़्यादा हमारे पास स्पेस है ही नहीं है, ठीक है। अब फ्लक्स जो है इससे ना तो कहीं बाहर जा सकता पूरे स्पेस से, और ना ही उसके पाए जाने की फिर कुछ संभावना होगी। तो ये फ्लक्स को ही बताता है कि पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, और हम ऑल स्पेस की बात कर रहे हैं तो ऑल स्पेस में इसको हमने 0 कर दिया, क्योंकि जो फ्लक्स है वो कंप्लीट एरिया से तो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस डी रो अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि आपके पास में ये जो रो है वो कैसा आ गया,
कांस्टेंट आ गया। रो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम पी से भी लिख रहे थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी बराबर रो बराबर किसके आ गया? कांस्टेंट आ चुका है। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? रो डीवी बराबर में कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई रो डीवी, जिसका क्या मतलब है आपके पास में? इसका मतलब है इट मीन्स probability of finding the particle in all space is यूनिटी। आप लोगों को मालूम है कि किसी भी पार्टिकल की पूरे ही स्पेस में पाई जाने की जो संभावना होती है वो एक संभावना होती है। कैसी होती है? उसकी संभावना एक यूनिट होती है, एक संभावना होती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि रो डीवी हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि उस डेंसिटी या फिर किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की संभावना आपके पास कैसी रहेगी? एक नियत राशि रहेगी। तो स्टूडेंट, ये हम लोगों ने पढ़ा आज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को कंप्लीट करने के बाद में हम इसके रिगार्डिंग जो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनकी नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्सेशन करते हैं। क्लियर? तो ये अभी आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये वाली बात हम लोगों ने कर ली है। रो क्या है, ये किस तरीके से चेंज होता है, इसकी बात हम कल करते हैं।